हेलो एवरीवन, वेलकम टू मधुबनी एकेडमी। गाइस, स्वागत है आप सभी का मधुबनी एकेडमी पर। और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जीन पियाजे के ऊपर। जीन पियाजे एक ऐसा चैप्टर है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बुक में जो सीटेट हो या फिर बीटेट हो, जो क्वेश्चन सेट करते हैं ना, उनको बहुत पसंद आता है। मैं तो कहता हूँ यार, इसमें से जो है ना 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिल जाएंगे, चाहे बीटेट हो या फिर सीटेट हो। इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का। और इसको आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट नोट कर लेना, और जहाँ पर समझ ना आए वहाँ पर पॉज करके फिर से उसको रिपीट कर लेना, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक, तो देखिए हम बात कर लेते हैं जीन पियाजे के ऊपर। जीन पियाजे साहब का जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। राइट। जीन पियाजे साहब का पूरा नाम जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे था। आप लोगों को ये डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, ये पियाजे साहब हैं, चश्मा लगाए हुए हैं और बहुत ही ख़तरनाक टाइप के साइकोलॉजिस्ट रहे अपने ज़माने के। क्योंकि जीन पियाजे साहब ने अपने 3 बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया, तब जा कर के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को डेवलप किया है। तो हुए ना खतरनाक टाइप के साइकोलॉजिस्ट। भाई, अपने बच्चों पर कौन प्रयोग करता है? इन्होंने तो अपने बच्चों को ही प्रयोग का विषय बना डाला। देखिए, जीन पियाजे साहब ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस बताए हैं, उन पर एक एक पर बारीकी से चर्चा करेंगे। इससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है सीडीपी में किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो देख लेते हैं वो पॉइंट क्या सब है। देखिए, हर एक पॉइंट को बारीकी से देखना, क्योंकि इनका जो वर्ड होता है ना, वो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसमें आप लोगों को क्या हो जाएगा, तो कुछ बातें समझ में आएगी, कुछ बातें समझ में नहीं भी आ सकती है। इसीलिए आप लोगों को करना क्या है, जहाँ पर समझ में ना आए उसको रिपीट कर लेना, उसको दोहरा करके फिर से देख लेना, फिर से समझ में आ जाएगी। ठीक, देखिए फर्स्ट पॉइंट तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। जीन पियाजे जो थे वे स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने खुद के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करके कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो थ्योरी था उसको डेवलप किया। अब नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना आदि को लेकर पैदा होते हैं। देखिए, हम जब पैदा होते हैं ना, जब बच्चे पैदा होते हैं, तब उनको जो कुछ जन्मजात प्रवृत्तियाँ जन्म के साथ आती है, वही क्या कहलाती है, तो जन्मजात प्रवृत्तियाँ कहलाती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, और सबसे वीवीआई पॉइंट है, इसको नोट कर लेना अपने नोटबुक में। हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग होते हैं। देखिए, हम जो विचार करते हैं, जो किसी चीज़ पर चर्चा करते हैं, तर्क करते हैं, वो किसके भाग है, तो अनुकूलन के भाग है। सबसे पहले तो अनुकूलन को समझते हैं, जो अनुकूलन क्या होती है। राइट, अनुकूलन क्या होती है? देखिए, अनुकूलन वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही अनुकूलन कहलाती है। जैसे इस लड़की ने विंटर क्लॉथ्स पहन रखे हैं, क्योंकि ये जाड़ा का मौसम है, तो ये जो है सो मौसम के अकॉर्डिंग इन्होंने जाड़े के कपड़े पहन रखे हैं, तो यही क्या हुआ, इनके लिए अनुकूलन हुआ। अब देखिए, ये 2 बहनें क्या कर रखी है, ये 2 बहनें जो है सो खुद के ऊपर दुपट्टा को ओढ़ रखी है, ताकि इनको धूप ना लगे, धूप से बचने के लिए। तो ये जो धूप से बचने के लिए इन्होंने दुपट्टा कवर कर रखे अपने हेड पर, यही क्या हुआ, अनुकूलन हुआ, क्योंकि इन्होंने वातावरण के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लिया है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया। ठीक, अब बात कर लेते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवधारणाओं पर। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। ये पॉइंट अभी हमने आप लोगों को देखिए, अनुकूलन जो होते हैं ना, अनुकूलन, इनके 2 पहलू होते हैं। देखिए क्या क्या सब होते हैं। एक होते हैं आत्मसातीकरण, जिसको अंग्रेजी में एसिमिलेशन कहते हैं। अंग्रेजी का पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हिंदी में कभी कभी आत्मसातीकरण के जगह पर इसका जो सिनोनिम्स होता है वो डाल देगा, लेकिन इसका अंग्रेजी एक ही होता है, इसलिए इसके अंग्रेजी के पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है समायोजन, इसको अंग्रेजी में अकोमोडेशन कहा जाता है। देखिए, आत्मसातीकरण को समझते हैं। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण कहलाता है। राइट, इसको आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। यानी कि कोई बच्चा है, राइट, और उसको समझा दिया जाता है कि ऐसे होते हैं कबूतर, बट जब वही बच्चा
इस कबूतर को देखता है, वाइट कलर के कबूतर को, तो उससे पहले कभी इनको देखा नहीं होता है, तो इसलिए वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इनके तो पंख भी सेम है, इनके पैर भी सेम है, इनके चोंच भी सेम है, बट ये कलर जो है ना इनके सेम नहीं है, तो ये क्या हो सकता है। फिर वे अपने दादा दादी पापा मम्मी से पूछते हैं कि कबूतर तो मैंने देखा जो ऐसे है, बट ये कबूतर की तरह दिख रहा है, ये क्या है। फिर उनके दादा दादी समझाते हैं कि ये भी कबूतर ही है, इनके कलर अलग है, राइट। तो ये जो क्या करता है बच्चा, इस कबूतर को कबूतर समझता ही है और इस कबूतर को भी कबूतर समझने लग जाता है, यानी कि इसका जो पूर्व ज्ञान था उसी में क्या करता है, नए ज्ञान को समावेश कर लेता है, जोड़ देता है, वही आत्मसातीकरण कहलाता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो अकोमोडेशन थी, समायोजन थी। देखिए, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। जैसे पूर्व ज्ञान क्या था, जो बच्चे ने कबूतर को देखा, कबूतर को देखने के बाद उनके माइंड में आ गया कि कबूतर इस कलर के होते हैं, बट जब उन्होंने वाइट कलर के कबूतर को देखा तो वो कन्फ्यूजन में पड़ गए कि यार मैंने तो कबूतर इस कलर के देखे थे, बट ये वाइट कलर का है, साइज भी सेम है, चोंच भी सेम है, पैर भी सेम है, बट ये इसका कलर डिफरेंट है। तो इन्होंने अपने माता पिता से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये भी एक कबूतर ही है। तो बच्चे ने क्या किया, उस पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ करके इनको भी कबूतर कहना स्टार्ट कर दिया। ये पूर्व ज्ञान और ये नए ज्ञान को सम्मिलित करके बच्चा ने आत्मसातीकरण तो कर लिया। अब बात आती है अकोमोडेशन की। अब बच्चा जान चुका है कि कबूतर, ये भी कबूतर है, वाइट कलर के भी कबूतर है। उसके बाद बच्चे ने कौवा को देखा, तो कौवा को देखने के बाद फिर से उसके माइंड में एक क्वेश्चन आ गया कि भाई अब ये कौन सी पक्षी है। तो उन्होंने फिर अपने दादा दादी से पूछा, राइट। तो फिर उनके दादा दादी ने बताया कि ये जो है तो ये कबूतर नहीं, ये कौवा है। अब बच्चे ने क्या किया, कबूतर का ज्ञान तो प्राप्त था ही पहले से, अब उसी ज्ञान के आधार पर कौवा को भी पहचानना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ, बच्चे ने वातावरण के साथ तालमेल बिठा लिया कि भाई ये कबूतर है, ये कबूतर है और ये कौवा है। तो इन्हीं को अकोमोडेशन कहा जाएगा, समायोजन कहा जाएगा, क्योंकि बच्चे ने यहाँ पर वातावरण के साथ तालमेल बिठा करके अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन कर लिया। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है संतुलन, राइट। इसको साम्य धारण भी कहते हैं। इनके द्वारा बच्चे आत्मसातीकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम कर पाते हैं। जो हमने अभी आत्मसातीकरण और समायोजन पढ़ा, उसी के बीच संतुलन कायम करना ही क्या कहलाएगा, तो साम्य धारण कहलाएगा, इक्विलिब्रेशन कहलाएगा, और ये बच्चे करते हैं, राइट। देखिए, आप लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर जो है तो बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है एस्कीम। किसी काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, राइट। जब बच्चों को भूख लगती है तो वह रोता है, क्योंकि उसे पता है रोने से दूध मिलेगा। यानी कि किसी चीज़ को पाने के लिए जो बच्चे स्कीम करते हैं, जो तरीका ढूंढते हैं, वही उसका स्कीम हो गया। क्योंकि जब बच्चे को जो भूख लगी तो उन्होंने क्या किया, रोने का नाटक कर दिया ताकि बच्चे को दूध प्राप्त हो सके, तो वही बच्चे के लिए स्कीम हो गया। अब देखिए स्कीमा क्या होती है। बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले से जमा होती है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले से जमा होती है तथा बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीज़ों के उपयोग करके, बालक के जो मस्तिष्क में पहले से चीज़ें होती है, उन उपस्थित चीज़ों का उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बना लेती है। इसे क्या कहा जाता है, स्कीमा कहा जाता है। इसको चित्र के सहारे सुनते हैं। देखिए, बालक ने जब कौवा देखी तो उनके माइंड में सेटल हो गया कि इस आकार के जितने भी पक्षी होंगे वो सारे के सारे कौवा ही होंगे। फिर बालक ने क्या किया, एक कबूतर को देखा। अब कबूतर को भी बालक पहले जो उसके मस्तिष्क में चीज़ें सेट हो गई थी कि इस टाइप की जो पक्षी होंगी वो कौवा होंगी, उसी के आधार पर उन्होंने उपयोग कर दिया किस पर, कबूतर पर, और कबूतर को भी कौवा कहना स्टार्ट कर दिया। तो कौवा को कौवा और कबूतर को भी कौवा कहना ही क्या कहलाएगा, इस बालक का स्कीमा कहलाएगा, क्योंकि इसके मस्तिष्क में पहले से ऐड थी कौवा, और कौवा के आकार के जितने भी पक्षी होंगे सबको ये अभी कौवा ही कहेंगे। तो ये स्कीमा थी, और स्कीमा को सेट ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है, क्योंकि स्कीमा एक ऐसा चीज़ है जो सेट ऑफ नॉलेज होता है जिसमें नॉलेज के कई प्रकार छिपे रहते हैं, राइट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
ये जो आप लोगों का जीन पियाजे का चैप्टर है ये बहुत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक एग्जामिनेशन में 4 से 5 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, राइट। क्योंकि अभी जो संज्ञानात्मक विकास के 4 स्टेजेस है वो अभी बाकी है, उनको हम लोग एकदम ईजी वे में समझ लेंगे और वहीं से 3 से 4 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देखिए अब है नेक्स्ट पॉइंट, जो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित या मॉडिफाई किया जाता है उसे समावेशन कहते हैं। समावेशन को सबसे पहले समझने के लिए हमको संज्ञानात्मक संरचना को समझना होगा। देखिए संज्ञानात्मक संरचना क्या होती है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना से तात्पर्य बालक का मानसिक संगठन से है, अर्थात बुद्धि में संलिप्त विभिन्न क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन, तर्क इत्यादि सभी संगठित होते हैं। बालक का जो मानसिक संगठन है ना, जिसमें प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण स्मृति का मतलब हुआ कि जो बालक देखता है डायरेक्ट उसका स्मृति उसके दिमाग में सेटल हो जाता है। वो जो चिंतन करता है तथा तर्क इत्यादि करता है, ये सभी संगठित होकर कार्य करते हैं, इसे ही संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। और इसी संज्ञानात्मक संरचना को जो संशोधित किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, तो समावेशन कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है समावेशन। देखिए समावेशन का मतलब होता है समाहित करना या शामिल करना, किसी चीज़ों को अपग्रेड करना भी इसी के श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब बात कर लेते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में विभाजित किया गया है इनके ऊपर। सबसे जो पहला भाग होता है वो होता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसको संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। और इसका जो अवधि होता है वो 0 से 2 वर्ष तक की होती है, इसको माइंड में रख लेना। देखिए इस स्टेज में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे वस्तुओं को देखकर, सुनकर कानों के द्वारा, स्पर्श करके हाथों के द्वारा, गंध के द्वारा नाकों के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से यानी कि जीवा के द्वारा ज्ञान ग्रहण करते हैं। यानी इंद्रिय जनित गामक अवस्था में बच्चे ज्ञान ग्रहण करने के लिए अपने 5 इंद्रियों का उपयोग करते हैं। क्योंकि जब 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चे होते हैं, बच्चे उस अवस्था में बोलना नहीं जानते हैं, इसलिए जो भी ज्ञान प्राप्त करना हो इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बच्चे अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं, राइट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, जो बच्चे जिन वस्तुओं को प्रत्यक्षतः देखते हैं उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है। यानी कि बच्चा अगर टेडी बियर को देखता है तो उस समय के लिए टेडी बियर ही उनके माइंड में रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। जब टेडी बियर को हटा करके कोई दूसरा खिलौना ला करके दे दिया जाएगा तो टेडी बियर का स्मृति उसके दिमाग से हट जाएगा और उस खिलौने का स्मृति उसके दिमाग में आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है, जो धीरे धीरे वस्तु अस्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होती है उसका गुण आ जाता है किस अवस्था में, तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था में। तो ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, सीटेट हो या बीटेट हो, उनमें आप लोगों को इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार देखने को मिल जाएगा कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होती है वो किस अवस्था के अंतर्गत आती है। तो आप लोगों को डायरेक्ट इसका आंसर मार देना है, जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था के अंतर्गत आती है, राइट। बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं का छाप बनाना शुरू कर देता है, राइट, जिससे वह छुपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। देखिए बच्चा क्या करता है, जब वो 2 वर्ष के लगभग हो जाते हैं तो अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि उसके दिमाग में अब वो चीज़ें रहने लगेंगी जो पहले नहीं रहा करती थी। जब उस वस्तु को कहीं पर छुपा दीजिएगा तो बच्चा उसको ढूंढ निकालेगा, यही क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस कहलाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट अवस्था होती है जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए जितने भी अवस्थाएं हैं जीन पियाजे के सब VVI है और प्रत्येक को आप लोग नोट डाउन कर लेना और ये एक नोट बना लेना इसके ऊपर और 5 बार 10 बार पढ़ लेना, ताकि आप लोगों के सीटेट और बीटेट के एग्जामिनेशन में 5 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या इसको अंग्रेजी में प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 2 से 7 वर्ष तक होती है। देखिए जीन पियाजे साहब CDP के अंदर एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप लोगों को
4 से 5 क्वेश्चंस हर एक पेपर में देखने को मिल जाएंगे, हर एक शिफ्ट में देखने को मिल जाएंगे। इसलिए जीन पियाजे साहब को आप लोग एकदम अपने स्कीमा में सेट कर लेना, ठीक। इसका देखिए पॉइंट क्या सब है। बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगते हैं। अब जब बालक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 7 वर्ष के स्टेज में आता है तो बालक क्या करता है, वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है कि ये जो टॉयज़ है, ये कार है, ये डॉल है या फिर ये टेडी बियर है, राइट। तो ये विभेद करने लग जाते हैं इस दौरान। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो इस दौरान बालक में भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। देखिए बालक के जो भाषा के विकास होते हैं वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही होते हैं। 2 से 7 वर्ष के बीच में ही बालक का भाषा विकास होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है। देखिए बालक जो है सो नई नई चीज़ों को, नए नए अनुभवों को क्या करता है, संग्रह करते हैं अपने दिमाग में और नए नए अनुभवों को अपने वातावरण से लेते हैं, ठीक। अब अगला पॉइंट है जीववाद, जिसको अंग्रेजी में एनिमिज्म कहते हैं। देखिए ये क्या होती है, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता, इसको जीववाद कहते हैं। अब जो बच्चा 2 से 7 वर्ष के होते हैं उस बीच में क्या करते हैं, जब बच्चा शुरुआत के दिनों में क्या करते हैं तो उनको ये पता नहीं रहती है कि ये जो चीज़ें हैं, ये डॉल निर्जीव है या सजीव है या फिर मनुष्य निर्जीव है या सजीव है। उसको इतना सेंस नहीं रहता है उस टाइम में कि वो डिफाइन करवाए कि क्या सजीव है क्या निर्जीव है। तो सजीव और निर्जीव में कोई फ़र्क नहीं जान पाता है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है अहम केंद्रित, ईगोसेंट्रिज्म। देखिए अहम केंद्रित क्या होती है, इस अवस्था में बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है, सोच रहा है, सब ठीक है। यानी कि वो जो खुद जो डिसीजन ले रहा है ना, उसी डिसीजन को वो सर्वसत्य मानता है। जो वो कर रहा है वो सही है, उसके दिमाग में ऐसा चलता रहता है, इसलिए वो अहम केंद्रित कहलाते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अपलटाव, इन्वर्जन जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। देखिए इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को पलटना या उलटना नहीं जान पाता है, इसको अपलटाव कहते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा, अब 6 + 4 हमने दे दिया और इसके इक्वल में दे दिए 10, तो बच्चा ने ये कर लिया 6 + 4 बराबर, अब जब भी देंगे तो ये 10 लिख देगा। लेकिन इसी को जब मैंने उलट करके दिया कि 4 + 6 बराबर क्या होता है, तो बच्चा यहाँ पर फंस गए, क्योंकि उसको इस वर्ड को पलटना नहीं आ रहा है। वो ये नहीं जान रहा है कि 6 4 10 ही होंगे, चाहे उनके कितने भी उल्टे पुल्टे जोड़ बना लो, ठीक। तो इसी को अपलटाव कहा जाता है कि ये मेन पॉइंट पर नहीं जा पाएगा बच्चे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीकरण, जिसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इसमें जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देते हैं तो वही क्या कहलाएगा, सेंट्रलाइजेशन कहलाएगा, ठीक। जैसे बच्चा ने किसी बच्चे को साइकिल चलाते हुए देखा, उनके साइकिल जो है सो ग्रीन कलर के थे, राइट। तो अब बच्चा क्या करेगा, वो ग्रीन कलर के ही साइकिल के लिए ज़िद कर देगा, उसकी जो खूबियाँ है या फिर खामियाँ है इसके ऊपर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेगा। तो यही क्या हो जाएगा, केंद्रीकरण हो जाएगा, सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, जो कि किसका पार्ट है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का पार्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए अब बात कर लेते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर अनौपचारिक अवस्था या फिर प्रत्यक्ष अवस्था, राइट। इसको अंग्रेजी में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। कंक्रीट का मतलब होता है कोई ठोस पदार्थ, राइट। अब देखिए इसका जो पॉइंट है वो क्या सब है। देखिए इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसमें जो है सो जो ठोस चीज़ होंगे उनके सामने बच्चे उन्हीं ठोस चीज़ों को देख करके उनके ऊपर कोई क्रिया करेगा या फिर चिंतन करेगा उनके बारे में, ठीक। इस अवस्था में अपलटाव, जीववाद, भार आदि का कॉन्सेप्ट आ जाता है। देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के बीच में बच्चे में अपलटाव या फिर जीववाद या फिर भार आदि के कॉन्सेप्ट उसके माइंड में आ जाते हैं। जैसे यदि हम बच्चे को 4 +
6 बराबर 10 सिखा दिए और उसके बाद हम 6 + 4 बराबर साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे देंगे तो बच्चे समझ जाएंगे कि इस के स्थान को केवल पलटा गया है, 4 के बदले 6 को और 6 के बदले 4 को लिखा गया, तो इसका आंसर भी 10 ही होगा, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है बालक का चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत होना प्रारंभ हो जाता है। देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चे में जो तर्क होते हैं वो अधिक तर्कसंगत हो जाते हैं, उनके जो चिंतन होते हैं अधिक क्रमबद्ध हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है इस अवस्था की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें बच्चे आगमनात्मक तर्कना यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग करना प्रारंभ कर देते हैं, यानी अब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। जैसे अगर हम बच्चा से पूछते हैं कि हमारे लिए पेड़ ज़रूरी है या नहीं, तो बच्चा क्या कह सकता है कि पेड़ हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, राइट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेज पर। देखिए नेक्स्ट स्टेज है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अप्रत्यक्ष अवस्था, जिसको अंग्रेजी में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है और इसकी जो एज होती है वो 11 से 15 वर्ष की होती है। तो सारे के सारे जो स्टेजेस है जीन पियाजे साहब के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। सारे के सारे स्टेजेस को आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेना, नोट बना लेना, ठीक। देखिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के जो प्रमुख बातें वो क्या सब है। अमूर्त चिंतन इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। जैसे कवि लोग कल्पना करके ही कविता लिख डालते हैं, तो वही गुण जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है इस अवस्था में बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। अब जो बच्चे जो है सो अधिक तार्किक ढंग से किसी चीज़ को सोचेंगे, किसी समस्या का समाधान करने के लिए अपने लॉजिक का उपयोग करेंगे और जो निर्णय लेने की क्षमता होगी और अधिक हो जाएगी, राइट। किस अवस्था में? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट पॉइंट है निगमनात्मक तर्कना। इस अवस्था का प्रमुख विशेषता है निगमनात्मक तर्कना का मतलब होता है नियम पर आधारित होकर के तर्क करना। जैसे मैथ्स के कई क्वेश्चंस माइंड में ही हल कर लेते हैं क्योंकि बालक को अब नियम पता हो चुकी है, राइट। तो गाइस ये थी आप लोगों की जीन पियाजे की चारों अवस्थाएं जो हर एक एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस चैप्टर को 2-4 बार रिवीजन ज़रूर कर लेना, आप लोगों के 4 से 5 मार्क पक्के हो जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, राइट। तो गैस ये टॉपिक आप लोगों का यहीं पर ख़त्म होता है। कल बात करेंगे कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट और पढ़ते रहो, ठीक।